15 मई 1998 कांग्रेस के अगेंस्ट एक कोलिएशन बनता है। इसका मतलब था कि आजादी से अब तक चले आ रहे कांग्रेस राज को गिराना। लेकिन उस वक्त ऐसी एक भी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को सत्ता से हटा सके। लेकिन कांग्रेस को हटाने के लिए बीजेपी ने कई पार्टियों से मिलकर एक पार्टी बनाई, एनडीए। इससे पहले भी 1919 के दशक में नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट की दो गठबंधन सरकारें गिर चुकी थी। एनडीए के साथ 1999 की सरकार में 24 पार्टियां साथ आई और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम से छोटी मोटी पार्टियां एनडीए में आई। पर बीजेपी का कहना था कि अलायंस करना कांग्रेस को हराने का एकमात्र ऑप्शन। अब और 25 साल बाद 2023 में वही सिचुएशन दोबारा आने वाली है, बस प्लेयर्स बदल चुके हैं। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी को नीचे गिराने के लिए कांग्रेस ने छोटी मोटी पार्टियों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया है, जिसे उन्होंने इंडिया नाम दिया है, जिसका मकसद साफ है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को हरा सके। अब 2024 के इलेक्शन में दो पार्टियां आमने सामने होगी, एनडीए अलायंस और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। लेकिन रुकिए, ये अलायंस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी भी इसमें ये तय नहीं हुआ है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो। और ये ट्यूट की तरह और एक सस्पेंस और थ्रिलर है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए किसको चुना जाएगा। आज के इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो बात शुरू होती है 17 जुलाई को। बेंगलोर में ऑपोजिशन पार्टियों की एक बैठक होती है। ये बैठक का पहला दिन था और इसमें करीब 26 पार्टियों के नेता शामिल होते हैं और सभी बातें इनफॉर्मल हुई और कांग्रेस की लीडरशिप में इस अलायंस को इंडिया नाम दिया गया। अब तक जिस नाम को यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस माना जाता था, वो अब इंडिया में बदल गया। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के अलावा कुछ और भी तय हुआ था। इस मीटिंग में तय हुआ कि अगली ओपोनेंट पार्टियों की बैठक मुंबई में होगी। 2024 के चुनाव के लिए दिल्ली में एक हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। 11 सदस्यों की एक ऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो सीट बंटवारे का प्लान और कॉमन मिनिमम प्लान तैयार करेगी। अलायंस के कोऑर्डिनेटर का नाम अगली बैठक में तय किया जाएगा, जिस तरह एनडीए का 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी थे। अभी तक कांग्रेस अपोजिशन पार्टी को इसको लीडर माना जा रहा था, लेकिन खड़गे ने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस इस अलायंस को सत्ता हासिल करने के लिए नहीं लड़ रही है और उसके प्रधानमंत्री और सत्ता में आने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी दलों से आपसी मतभेद किनारे रख के आगे बढ़ने की बात की। कहा कि गरीबों और किसानों के लिए अपने मतभेदों को पीछे छोड़ना होगा। शुरुआत में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से अपना दावा छोड़ते हुए कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी ममता बनर्जी ने कहा कि हमने रियल चैलेंज लिया है, इंडिया जीतेगी और बीजेपी हारेगी। बैठक के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी समेत और नेताओं ने भी एड्रेस किया। अधिकतर का दावा यही है कि हम देश बचाने, संविधान बचाने, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए साथ आए हैं। लेकिन इस अलायंस को देखते हुए बीजेपी भी पीछे नहीं रह रही है, वो भी अपने अलायंस को मजबूत करने में लगी हुई है। दिल्ली जहां एनडीए की बैठक हुई, जिसमें शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार, लोक जनशक्ति पार्टी दोनों के गुट माने चिराग और पशुपति पारस, अपना दल सोनेलाल, एआईएमडीएमके समेत 38 पार्टीज के नेता शामिल हुए। एनडीए में शामिल दलों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। दिल्ली के अशोक होटल में एनडीए की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसके अलावा सहयोगी पार्टियों के नेता एनसीपी से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, लोजपा के दोनों गुट से चिराग और पशुपति पारस, शिवसेना शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे, अपना दल पार्टी सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। आज हम आपको इंडिया और एनडीए की लड़ाई के बारे में बता ही रहे हैं, तो पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अलायंस क्या होता है। जब कोई पार्टी काफी समय से सत्ता में रहे, तो उस पार्टी को हराने के लिए छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन यानी एक अलायंस बनाती है, जिससे उस बड़ी पार्टी को हराया जा सके। इंडिया के 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के समेत छोटी छोटी पार्टियों ने एक अलायंस बनाया है, जिसे उन्होंने इंडिया कहा है। इंडिया में अलायंस की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी ने की। जब काफी समय से कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसे हटाने के लिए ऐसी अपोजिशन में कोई भी पार्टी नहीं थी जो उसे हरा सके। तो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में एक अलायंस बनाया गया, जिसे इन्होंने एनडीए नाम दिया। सबसे पहले एनडीए बना, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वाला एक ऐसा अलायंस था जो
सेंटर राइट और बाकी राइट विंग वाली पार्टियों में बटे हुए थे। लेकिन समय के साथ लेफ्ट, राइट और सेंटर का फर्क खत्म सा हो गया। इसकी कहानी की शुरुआत 1998 में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में पहली बार अलायंस बना एंटी कांग्रेस। शुरुआती दौर में समता पार्टी, AIMDK और शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने सपोर्ट किया था। हालांकि ये तीनों पार्टियां इस गठबंधन से जुड़ती हैं और अलग होती रहती हैं। सबसे पहले AIMDK और फिर 2003 में समता पार्टी और 2019 में शिवसेना, जिसकी 2019 में एक धड़ा टूटकर दूसरी साइड चला गया जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई। 1998 में तेलुगु देशम पार्टी ने बाहर से सपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इससे पहले 13 दिन की सरकार चलाई थी, फिर प्रधानमंत्री बने, मगर ज्यादा दिन तक नहीं। 13 दिन के बाद 13 महीने सरकार चली, फिर AIADMK ने हाथ खींच लिया। कुछ और क्षेत्रों, दलों की पार्टियां साथ लेने के बाद 1999 के चुनाव में NDA बड़े बहुमत के साथ जीती। भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री। इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरे 5 साल पूरा किया। 2004 में NDA ने 6 महीने पहले ही इलेक्शन बुला लिया। उन्हें अपने मिशन इंडिया साइनिंग पर पूरा भरोसा था, लेकिन NDA अपने भरोसे और 2004 के इलेक्शन को हार गई। 182 सीटें मिली। उधर कांग्रेस की लीडरशिप वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA ने 222 सीटें निकाली। मोटे तौर पर मुकाबला टीम भाजपा और टीम कांग्रेस के बीच। लेफ्ट पार्टीज ने अपने गढ़ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में भाजपा और कांग्रेस को लिए त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया, जब पंजाब और आंध्र प्रदेश से जैसे कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर टिकट बांटे। 2009 के चुनाव में NDA लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे पर लड़ी, लेकिन ये भी इलेक्शन हार गई। लाल कृष्ण आडवाणी का प्रधानमंत्री का सपना बनना सपना ही रह गया। कांग्रेस का जो अलायंस था UPA दोबारा इलेक्शन जीत गया, जिसका रिजल्ट भी पिछली बार के मुकाबले कई गुना अच्छा रहा। NDA इलेक्शन हार गई और BJP को मात्र 116 सीटें मिली, जिससे NDA के हिस्से में 159 सीटें ही आई। UPA 2 के आखिरी दिनों में सत्ता लहर दोबारा से चढ़ी। करप्शन के अगेंस्ट कई आंदोलन शुरू हो चुके थे। एक के बाद एक घोटाले के आरोप लगने लगे नेताओं पर। इसी दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी राजनीति में आगे बढ़ने लगा। नरेंद्र मोदी गुजरात में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने 2014 में उन्हीं का नाम PM के लिए अनाउंस कर और उन्हीं के नाम पर आगे चुनाव लड़ा गया। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली और NDA अलायंस को 336 और एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। और यही सिलसिला 2019 में भी जारी रहा, जब अकेले बीजेपी को 303 सीटें मिली। NDA के पास लोकसभा में 353 सीटें थी, यानी 543 में से सबसे ज्यादा बहुमत बीजेपी के पास था। 2019 प्रेजेंट पर आ जाते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने अपनी सहयोगी पार्टियों को न्योता भेजा है। नड्डा का दावा है कि पिछले 9 साल में NDA का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हालांकि अगर बारीकी से ऑब्जर्व किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल भाजपा का NDA गठबंधन कमजोर हुआ है। अकाली दल, शिवसेना और JDU जैसे पारंपरिक और लंबे समय से चले आ रहे अलायंस ने उनका साथ छोड़ दिया है। इसलिए जैसे जैसे इधर विपक्ष अपने प्रयास। अब बात करते हैं UPA की। 2004 के जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो NDA हार गई, जिसमें उन्हें 145 सीटें ही मिली। कांग्रेस उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी इसमें केवल 7 सीटें पीछे थी। CPM महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत ने इस प्रयास को नेतृत्व किया। कुल 14 दल साथ आए, जिसमें से कांग्रेस में CPM, DMK, NCP, TRS, JMM, LJP, AIMM, PDP और भी कई पार्टी शामिल हुई। इसमें 4 लेफ्ट पार्टियां थी, CPM, CPI और CR, और फॉरवर्ड ब्लॉक ने बाहर से सपोर्ट किया। हरिकिशन सिंह सुरजीत समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकल दल को अपने साथ लेकर आए। 17 मई को 2004 को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर साइन किया गया और इस तरह से ये गठबंधन अस्तित्व में आया। इसका नाम पहले यूनाइटेड सेक्युलर अलायंस या प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस रखने की तैयारी थी, लेकिन इस पर DMK की चीफ करुणानिधि ने सोनिया गांधी से आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भी नाम दिया और सब ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। UPA सरकार में NCP से शरद पवार, RJD से लालू प्रसाद यादव, LGP से रामविलास पासवान, JM से शिबू सोरेन, TRS के चंद्रशेखर राव, DMK से TR बालू, A राजा और दयानिधि मंत्री बने। 2006 में श्रम मंत्री KCR तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर UPA से अलग हो गए। 2007 में वाइको की DMK ने भी UPA के साथ छोड़ा। 2008 में सबसे बड़ा
बड़ा झटका तब लगा जब 4 लेफ्ट विंग पार्टियों ने अमेरिका के साथ होने वाली न्यूक्लियर डील के साइन करने से पीछे हट गए। सरकार माइनॉरिटी में आ गई, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से बच गई क्योंकि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने यूपीए को समर्थन दे दिया था। 2009 में पीएमके और पीडीपी भी गठबंधन से बाहर हो गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए के लिए पहली एग्जामिनेशन थी। यूपीए की सत्ता वापस हुई। कांग्रेस 200 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। सीटों की संख्या पहले से ज्यादा थी, लेकिन सहयोगियों की जरूरत अभी भी थी। कांग्रेस के साथ 5 दलों के नेता सरकार में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। यूपीए को इस बार लेफ्ट का समर्थन नहीं मिला। लालू यादव और रामविलास पासवान भी नहीं आए। हालांकि सपा बसपा के साथ रजत ने सरकार को बाहर से सपोर्ट जरूर किया। साथ ही एआईएमएम, वीसीके, सिक्किम के डेमोक्रेटिक फ्रंट और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट सहित कई पार्टियों ने बिना किसी मंत्री पद के यूपीए का हिस्सा थी। 2012 में टीएमसी और डीएमके ने यूपीए छोड़ दिया। टीएमसी ने संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ तमिलों के मानवीय अधिकार उल्लंघन के प्रस्ताव के मुद्दे पर, टीएमसी ने एफडीआई के मुद्दे पर, एआईएमएम ने इसी साल यूपीए से अपना रास्ता अलग कर लिया था। और इसका रिजल्ट ये रहा कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिली। टोटल 44 सीटें ही मिली। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई बीजेपी ने, और 2019 में भी यही हुआ। अगर यहाँ देखा जाए तो 2014 में यूपीए तो बिल्कुल खत्म सही हो गया था। हालांकि इस टर्म का इस्तेमाल आज भी कांग्रेस के साथ आने वाले कई दलों के साथ किया जाता है, और आज देखा जाए तो वही अलायंस हो गया है। इक्वेशन कितनी भी बनाई जाए, और एक लाइन जरूर है कि भाजपा के साथ कौन है और भाजपा के खिलाफ कौन। यहाँ पर कांग्रेस का कहना है उन्हें सत्ता नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और उनके जो सपोर्ट में अपोजिशन पार्टियां हैं उनके लिए ये खुशी की बात। यानी अब इंडियन पॉलिटिक्स में एक नए मेथड का यूज किया जा रहा है। यानी अब के जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, ये कोलिशन वेज कोलिशन होने वाला है। यानी अलायंस और अलायंस एक दूसरे से। हम सब लोगों की नजर बस अब एक ही पर टिकी है, 2024 में खींची जाने वाली लाइन पर। अभी कई पुराने दल टूटने हैं, कई नए अदावत खत्म होनी है, नए समीकरण जुड़ने हैं। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं भाई।